नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल हिंदी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, जो आपके आने वाले हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। अगर दोस्तों आप लोग खासकर एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल या यूपी होम गार्ड की, तो इन सभी एग्ज़ाम में दोस्तों आपके जो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है 20 से 25 क्वेश्चन आपके इन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपका जो एसएससी जीडी है उसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, और यूपी पुलिस में दोस्तों आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये सभी ऐसे क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए आपके सिलेबस में वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए जो एक शब्द होगा, यानी उसको एक शब्द में जो कहेंगे वो क्या कहेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री होती है उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग वीर प्रसू बोलते हैं। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो जिनमें हिंदी पूछी जाती है, वहाँ से दोस्तों बिल्कुल फिक्स होता है कि हर एक टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए उसी एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पर जो है हमने भी क्वेश्चन आपके इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जो पूछा गया है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अत्यधिक अभिमान करना, या कठिन काम के लिए प्रेरित करना, या बहुत शोर करना, या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो यहाँ पर दोस्तों आसमान पर चढ़ाना का मतलब हो गया किसी व्यक्ति की जो है अत्यधिक प्रशंसा करना। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। बहुत बार सभी एग्जाम में पूछा गया है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आपको मालूम भी होगा शांत रस का जो स्थायी भाव दोस्तों होता है वो निर्वेद। कहीं कहीं दोस्तों आपको ऑप्शन में सम मिल जाएगा, तो इसका दोस्तों जो स्थायी भाव होता है सम या निर्वेद होता है। तो आप इन दोनों को याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस रस को हम लोग रसराज के नाम से जानते हैं। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो श्रृंगार रस है, दोस्तों जो श्रृंगार रस है इसको हम लोग रसराज भी कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। अगर आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग बता सकते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर मालूम हुआ करे तो आपको हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे अगर दोस्तों आपको पहले से इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है मालूम है तो आपका जो है रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि मैं आपसे ये जो शब्द है शुरू से बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना ऋग्वेद में दोस्तों जो आपका छंद है इसका उल्लेख वहाँ पर सबसे पहले मिला हुआ है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन जो है सममात्रिक छंद का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है।
तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौपाई। दोस्तों चौपाई जो है आपका एक किस प्रकार का छंद है? तो दोस्तों ये आपका एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। अगर यहाँ पर हम बात करें दोस्तों आपका जो दोहा है, दोस्तों आपका जो दोहा है और जो सोरठा है, इन दोनों की अगर बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों 9th या 10th क्लास में कि दोहा जो है सोरठा का उल्टा होता है। तो इसलिए दोस्तों जो दोहा और सोरठा है ये दोस्तों आपके अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसे? अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको इनमें से बताइए कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है। तो दोहा सोरठा जो है दोस्तों ये आपके अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, जबकि आपका चौपाई जो है ये दोस्तों आपका एक सममात्रिक छंद है। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों बात की गई है कि सममात्रिक छंद कहते किसे हैं? तो जिन छंदों के सभी चरण कैसे होते हैं? जिन छंदों के सभी चरण जो है कैसे होते हैं? समान होते हैं। समान होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपके जो चौपाई हो ही गया, आप लोग इसके एग्जाम्पल और लिख लीजिए। चौपाई हो गया आपका दोस्तों, रोला हो गया, रोला हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका हर गीतिका, हर गीतिका ये भी क्या है दोस्तों? एक सममात्रिक छंद है। तो आप इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में देखने को मिला है, इसलिए मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिए और आप लोग इनको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर दोस्तों आपको एक पंक्ति दी गई है, इसमें आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार जो है प्रयुक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार या उत्प्रेक्षा या उपमा, आपको बताना है। तो फटाफट दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, देखिए यहाँ आप लोगों को एक जो है यहाँ पर आवृत्ति देखने को मिल रही तावर्ण। दोस्तों जो तावर्ण है इसकी आवृत्ति यहाँ पर इस पंक्ति में बार बार हो रही है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस अलंकार में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस अलंकार में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति देखने को मिले वो दोस्तों आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपको समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तितली किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना दोस्तों जो तितली है ये किसकी रचना है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये जो आपकी रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव के रचयिता कौन है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत फेमस ये रचना है। और किसकी रचना दोस्तों? पल्लव जो है ये आपकी सुमित्रानंदन पंत जी की है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दोस्तों हमारा वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को आपको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी फ्रेंड्स लोग इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है हमारे इस चैनल पर आप लोगों को डेली मिलती रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? यानी दोस्तों जो हमारी अधिकतर भारतीय भाषाएं हैं इनका जो विकास हुआ वो किस लिपि से हुआ है? तो आपको इस बात को याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी दोस्तों जो ब्राह्मी लिपि है इसकी
इस लिपि से जो है अधिकतर भाषाओं का, जो भारत की भाषाएं हैं उनका विकास हुआ है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते। आप कोई भी एग्जाम्स की इनमें से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी ये सभी एग्ज़ाम दिया, तो मुझे मालूम है कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि छा जो वर्ण है दोस्तों, जो छा वर्ण है ये ध्वनि उच्चारण का स्थान है, यानी किसके अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो आपका छा वर्ण की बात की गई है, ये दोस्तों जो है आपका तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। किसके? तालव्य ध्वनि। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों आपके तालव्य के अंतर्गत और कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है आपके 2 स्वर होते हैं ई और बड़ी ई। 2 स्वर आते हैं आपके इसके अंतर्गत। और आपके व्यंजन कौन कौन से आते हैं, तो चा वर्ण यानी चा वर्ग के पूरे अक्षर, यानी चा हो गया आपका, छा हो गया, जा हो गया, इसके बाद झा हो गया आपका, इसके बाद इया हो गया, इसके बाद आपके 2 अक्षर और हैं, आपका सा हो गया और या हो गया। ठीक है, तो आपको इनको नोट कर लेना कि तालव्य ध्वनि, जो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आपके 2 स्वर आते हैं ई और बड़ी ई, और इसके बाद आपका पूरा च वर्ग, और इसके बाद 2 अक्षर होते हैं सा और या। तो इनको याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप कि एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है, यानी तालव्य, ऊष्म, अंतःस्थ या ओष्ठ। आपको बताना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि जो या रा ला वा है ये किस वर्ग के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना ये आपके अंतःस्थ व्यंजन है, और ये दोस्तों कितने होते हैं, 4 होते हैं, और कौन कौन से हैं तो वो आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं। या रा ला वा ये दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन है, और इनकी संख्या 4 होती, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी। इनमें से आपके 4 में से कोई भी आपके क्वेश्चन बनाकर दे देगा, आपको एग्जाम में बोलेगा रा किस प्रकार का व्यंजन है, अंतःस्थ या ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना ये अंतःस्थ जो व्यंजन के अंतर्गत है ये चारों आते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ताम्र। ताम्र जो है दोस्तों ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ, उच्चारण आपका इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है उच्चारण। और अगर इत्यादि इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसे इत्यादि। और आपको मुंह तो लिख ही लेते होंगे, आपको मालूम होगा। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवित्र की सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला हुआ क्वेश्चन है कि पवित्र की जो सही संधि विच्छेद होगी वो क्या होगी। तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, आपका पो धन इत्र। पवित्र का दोस्तों जो सही संधि विच्छेद होगा वो पो धन इत्र होगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर पवित्र जो है ये किस प्रकार की संधि है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पवित्र में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना ये आपकी अयादि संधि है। कैसी संधि है? अयादि संधि है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब शब्द दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, तो इसलिए आपको संधि का नाम और संधि विच्छेद आप दोनों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों निराशा
निराशा का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा निधन आशा। निधन आशा। अब अगर बात करें दोस्तों इसमें कौन सी संधि है, तो वो आपकी विसर्ग संधि है। किस प्रकार की, तो विसर्ग संधि है आपकी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी यहाँ पर है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो दोस्तों निर्वाह में जो प्रयुक्त उपसर्ग होगा, पहली बात आपको इसका संधि करना मालूम हो, तो निर्वाह दोस्तों हम जो लिखेंगे निह धन वाह। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ, तो निह उपसर्ग। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो है आपका सॉरी यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों। निर्वाह, निर्वाह में दोस्तों जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो निर्धनवाह। निर्धनवाह। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो निर उपसर्ग है इसका प्रयोग हुआ, तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला जो यहाँ पर है ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इनमें से कौन द्विगु समास का उदाहरण है। आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। देखिए दोस्तों जो द्विगु समास है इसके अंतर्गत दोस्तों आपका दिन रात, अन्वय, चतुरानन, त्रिभुवन इनमें से कौन आएगा। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना द्विगु समास में दोस्तों आपका त्रिभुवन। दोस्तों जो द्विगु समास होता है इसका पहला पद, इसका जो है पहला पद कैसा होता है, तो संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण होता है। आपको संख्यावाचक केवल नहीं देखना, ये भी साथ साथ देखना है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक और विशेषण हो वो आपका द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे चतुरानन है, लेकिन दोस्तों चतुरानन आपका जो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए जिसके चार आनन है, यानी बहुब्रीहि समास जो है आपका होता है जिसमें किन्हीं यानी दो पद किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, यानी चतुर आनन, चतुरानन, यानी जिसके चार आनन है अर्थात किसके, ब्रह्मा जी के। ठीक है, तो जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं तो वहां पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। जबकि यहाँ पर त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब तीन भवन। कितने भवन, तो आपका देखिए संख्यावाचक तीन हो गया और भुवन कितने, मतलब यहाँ पर विशेषण क्या हो गया आपका भवन। तो इसलिए यहाँ पर जो त्रिभुवन है यह आपका एक द्विगु समास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी यहाँ पर है ये करेक्ट हो गया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दसमुख में कौन सा समास है। देखिए हमने अभी बताया भी है कि जिस समास में दो पद मिलकर, जिस समास में आपके दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर, यानी किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हो वहां पर दोस्तों आपका जो है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर दस मुख की बात की जा रही, तो दस मुख का मतलब दोस्तों हो गए 10 सिर हैं जिसके अर्थात आपके दशानन यानी रावण की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना दोस्तों कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के दोस्तों जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, आपके चार होते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों चार कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों आपका जो पहला है वह है आपका तत्सम,
दूसरा दोस्तों तद्भव, तीसरा दोस्तों आपका देशज, और चौथा विदेशज। आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा भी होगा इनको कि तत्सम कौन से शब्द होते हैं, तद्भव किन्हें कहते हैं, देशज शब्द किस प्रकार के होते हैं और विदेशज। तो इसलिए यहाँ से भी आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो आपके 4 होते हैं। आप लोग देख लिया वो 4 कौन कौन से होते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि चाय किस भाषा का शब्द है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, चाय जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का चीनी शब्द है। कैसा शब्द है? चीनी शब्द। क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप लोग 2025 में इन सभी एग्ज़ाम्स की जो है तैयारी कर रहे हैं या आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये सभी ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको इसी तरह वीडियो के माध्यम से लाता रहूँगा जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर में हुए उनमें पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आपको हमारी इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।